नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, एक कहावत चलती थी, लिखा ना पढ़ी और केसरी जो कहे वही सही। केसरी से मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे सीताराम केसरी। उसके पहले वो कोषाध्यक्ष थे पार्टी के, और तभी से ये राजनीति के क्षेत्र में कहावत तेज हुई कि लिखा ना पढ़ी और केसरी कहे सो सही। आज हम कहेंगे कि खाता ना बही और IND-24 पर जो चर्चा हो वही सही। खास बात है कि इस पर हमारे पास आंकड़े की जादूगरी हम नहीं कर रहे हैं, ना उसकी बाजीगरी में जा रहे हैं। हम इस पर जा रहे हैं कि सरकार पर कर्ज कितना भी हो, उसकी आय कितनी भी हो, लेकिन सरकारें बनती हैं लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। अगर बजट में जन कल्याण की बातें नहीं होंगी तो फिर उस बजट के मायने ज़्यादा नहीं होंगे। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इस पर बातचीत की है, वो भी सुनेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे शुरू। लेकिन चर्चा के पहले आपको बता दें कि स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े उमाकांत मिश्र जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार साथी, और स्काइप पर दूसरे साथी रहेंगे देवदत्त दुबे। और कुल मिलाकर ये सारी चर्चाएं इस पर फोकस कर रही हैं कि ये 2024 का बजट मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या लेकर आने वाला है। क्या कोई शिक्षा के क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा, हेल्थ के क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा, परिवहन सड़क के क्षेत्र पर होगा, या रिसर्च के क्षेत्र पर, या फिर बहुत बातें होती है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में। आखिर मध्य प्रदेश देश भर के बीच का हिस्सा, आत्मा है, हृदय है, धड़कन है, लेकिन किसी भी बात में ये देश में जाना नहीं जाता कि आखिर क्या एजुकेशन के लिए है, हेल्थ के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, किस बात के लिए जाना जाता था। पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश डकैती के लिए मशहूर था, यानी डकैती से ताल्लुक था, बागी, बगावत। डकैती तो अभी भी हो रही है, लेकिन वो डकैती अब वाइट कॉलर कर रहे हैं। इस पर फिर किसी दिन विस्तार से बात। चर्चा के पहले सुन लेते हैं जगदीश देवड़ा जी क्या कह रहे हैं। आने वाला मध्य प्रदेश का बजट जनता का बजट हो, जनता के लिए हो, और सर्वस्पर्शी बजट हो। पूंजीगत व्यय में बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ोतरी हुई है, और उसी प्रकार से पहले भी बजट में इस प्रकार की बढ़ोतरी की है, और इस बार भी हमको पूरा भरोसा है कि हम इसमें पूंजीगत व्यय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हम करेंगे। कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट होगा वो बेहतर बजट होगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट होगा, किसी प्रकार का भार किसी के ऊपर नहीं आएगा। तो कुल मिला के हमने जो सुना हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को, उससे संकेत तो ये मिलते हैं कि बजट में कोई टैक्स लगेगा ऐसी संभावना कम है। और बिना टैक्स लगे अगर आप विकास की बातें करेंगे तो फिर ये भी एक किस्म की जादूगरी है। पैसा अगर नहीं आएगा तो फिर विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर उनके पास कोई नुस्खा है तो ज़रूर इस बजट में नज़र आएगा, और हम बजट के बाद उस नुस्खे पर बात करेंगे जो जगदीश देवड़ा जी ने आज कहा है कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे या कम लगाएंगे और विकास पर फोकस करेंगे। इसी पर चर्चा करते हैं शुरू। जुड़ गए हमारे साथ संदीप पौराणिक जी, देवदत्त दुबे जी और उमाकांत मिश्र जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी राघवेंद्र जी, आ रही है जी। दरअसल चर्चा की शुरुआत आपके साथ इसलिए करना चाहते हैं कि बजट पर और सरकार के कामकाज पर आपकी नज़रें बड़ी पैनी होती है, चाहे मामला सरकार के बजट का हो, चाहे चुनाव में रणनीति का हो। आप पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं और जगह जगह जाके पड़ताल करके अपनी स्टोरी में उसका एक तरह से उल्लेख भी करते हैं। क्या लगता है जगदीश देवड़ा जी ने जो कहा है कि उनके बजट में टैक्सेस कम होंगे या नहीं के बराबर होंगे, लेकिन विकास के मामले में उन्होंने कहा कि हम विकास पर पूरा फोकस करेंगे। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश किस बात में बेहतर काम कर सकता है? अभी तक तो जो काम हो रहा है वो हो रहा है धार्मिक, यानी एक तरह के रिलीजियस टूरिज़्म पर। हमारे पास उज्जैन है इस मुद्दे पर, महेश्वर भी है, ओंकारेश्वर भी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो एक सर्किट है टूरिज़्म का। जब लोग दिल्ली से आगरा पहुंचते हैं, आगरा से वो ओरछा आते हैं, ओरछा से खजुराहो, अब उसमें एक और जुड़ गया डेस्टिनेशन, वो है उज्जैन। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन हब भी बन सकता है मध्य प्रदेश? इंडस्ट्री के मामले में बहुत गुंजाइश है, क्योंकि जो उद्योग के राज्य हैं वो एक तरह से आ गए सेचुरेशन पर। मध्य प्रदेश के पास अब काफ़ी खुला आसमान है। इसके अलावा क्या मेडिकल हब बन सकता है? यहाँ अच्छे अस्पताल आ सकते हैं और उस अच्छे अस्पतालों में बेहतर इलाज और सस्ता इलाज मिले, ताकि देश के दूसरे राज्यों से मरीज यहाँ आएँ।
सेंट्रल इंडिया में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि 2-4 अच्छे अस्पताल हों, ताकि यूपी की बात करें, उड़ीसा की बात करें, हम बिहार की बात करें, वहाँ के लोग यहाँ के इलाज करा सकें। देश की जहाँ तक बात है तो देश तो एक तरह का हब बन रहा है हेल्थ के मामले में। विदेशी मरीज भारत में आके इलाज कराते हैं, वो हैदराबाद भी जाते हैं, वो दिल्ली भी जाते हैं, वो मुंबई भी जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए राघवेंद्र जी, बजट आता है तो कोई भी वित्त मंत्री हो, प्रदेश का हो या देश का हो, वो शुरुआत में यही बात करता है कि जन कल्याणकारी, जनता का हितकारी, जी और हमारी कोशिश होगी कोई टैक्स नहीं लगे, जनता का बजट हो, जनता की राय ली जाए। जगदीश देवड़ान जी ने भी वही बात कही, मुझे जो लगा। जी बात रही आपने कही संभावनाओं की। देखिए, मोहन यादव सरकार का सबसे ज्यादा जोर धार्मिक पर्यटन पे ही हमें दिख रहा है। कई चीजें हमें जो समझ में आ रही हैं कि वो पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने बात कही कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राघवेंद्र जी बेहतर स्थिति में आ गया है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना जोर सरकार का नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि शिक्षा पर जोर होगा, चिकित्सा पर जोर होगा, लेकिन साथ ही सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। अगर आप टैक्स नहीं लगाएंगे, आपका राजस्व नहीं बढ़ेगा, तो क्या आप लाडली बहना जैसी योजना को आगे 3,000 तक ले जा पाएंगे? या फिर आप 1250 पे चलेंगे? प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा चुनौती वाला बजट होगा राघवेंद्र जी। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी, वो प्रदेश में कुछ ऐसी योजनाओं को ला चुके हैं जिनको अमली जामा पहनाया। उन्होंने जनता के बीच अपना एक प्रभाव छोड़ा और पॉपुलैरिटी गेन की। तो ये वाला बजट जो होगा वो कम से कम मुझे लगता है कि मोहन यादव की सरकार के लिए और वित्त मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के लिए भी एक चुनौती वाला होगा। क्या वो बेहतर कर पाते हैं चिकित्सा को? क्या वो बेहतर कर पाते हैं शिक्षा को? क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा में और नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया में जो गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं, वो तो चुनौती वाले हैं ही। क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकेगा? आपने जैसे बात कहा मेडिकल के हब वाली बात, संभावनाएं मध्य प्रदेश में अनंत हैं राघवेंद्र जी, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का क्या स्किल, क्या कौशल आपके अंदर है, ये बजट में देखने को मिलेगा। मुझे ऐसी संभावना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल अनंत आकाश है सब कुछ करने के लिए। एक शेर है दुष्यंत त्यागी जी का, अगर गड़बड़ करूं तो आप भी उसको सुधार सकते हैं, और उमाकांत जी का तो बहुत दखल है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। तो इस पूरे मामले में अगर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भले ही वो एक तरह का धार्मिक पर्यटन करने की बात कर रही हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। अब उज्जैन की हम बात करें, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बहुत घोटाले की खबरें आती है कि वहाँ दर्शन करने में बड़े पैसे लगते हैं, बिचौलिए काम कर रहे हैं, 1500 रुपये वो दर्शन कराने के पैसे लेते हैं। और ये वो सब है जो ट्रस्ट का जो प्रशासन की समिति उससे अलग हट के काम हो रहा है। तो इससे एक तरह से बहुत बदनामी होती है और धर्म के प्रति लोगों की जो श्रद्धा वो घटती है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि देश में सबसे बड़े धर्म स्थानों में तिरुपति बालाजी भी है, फिर शिरडी के साईं बाबा भी। हालांकि उनको हमारे जो धर्मगुरु उन्होंने कहा कि वो अवतार नहीं है, वो महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन जो महापुरुष के रूप में शिरडी में उनका मंदिर है साईं बाबा का, वहाँ भी दर्शन करने के मामले में बहुत ही घपलेबाजी है। अगर टिकट की कीमत 500 रुपये है तो 2000 रुपये ले रहे हैं, 1500 रुपये उनकी दूसरों की जेब में जा रहा है। ये जो कमीशनबाजी है भगवान के दर्शन को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, इसमें भी कहीं ना कहीं रोक की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर के दरबार में अगर भ्रष्टाचार होगा तो फिर हम कहाँ बचेंगे? ना धरती हमको बचा पाएगी, ना आसमान, ना स्वर्ग या कोई नर्क। तो इस पर विस्तार से बात, लेकिन अभी धार्मिक पर्यटन की बात हो रही है। बजट हमारा पिछले बार जो था वो 3,14,025 करोड़ का बजट था। जाहिर है कि इस बार वो और ज़्यादा आएगा, क्योंकि लाडली बहनों का जो मामला वो बहुत बड़ा है। अब बीजेपी की सरकार जिस मुद्दे पर बहुमत में आई है, वो इस योजना से पीछे नहीं हटेगी। पीछे हटते से ही उसके गले पर फंदा लगेगा। वो कहावत है कि सांप छछूंदर जैसी स्थिति हो गई है, ना उसको उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं। देवदत्त जी, आपकी इसमें क्या राय है? बिल्कुल, बजट इस समय आ रहा है जब कोई भी चुनाव नहीं है, जी। तो लोक लुभावन तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय लोक की जन कल्याण का बजट होना चाहिए। एक ऐसा बजट होना चाहिए जिसमें पर्यटन की संभावनाएं, रोजगार बढ़े जिसमें, और शिक्षा। अब जुलाई से सत्र शुरू हो रहे हैं, तो
कितने स्कूलों की व्यवस्था कैसी, बिल्कुल गांव में तो बहुत ही दयनीय हालत है। तो शिक्षा पर जोर देना चाहिए, कृषि पे जो अभी आज केंद्र सरकार ने जो फैसले किए एमएसपी बढ़ाने के, खासकर मोटे अनाज की, जो अपना भारतीय अनाज है, जी तो कृषि शिक्षा इस पे फोकस करके यदि करेंगे तो मुझे लगता है ये अवसर है। अभी चुनाव नहीं है, अभी अच्छे निर्णय लिए जा सकते, अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती और अच्छा बजट का पैसा खर्च किया जाए। ठीक उसी तरह जैसे एक परिवार अपने बजट को चलाने के लिए साल भर के उसके लिए व्यवस्था करता है, जैसे अभी गर्मी के सीजन में वो कुछ खाद्यान्न ऐसा खरीद के रख लेता है कि सस्ता, फिर महंगा हो जाता है बरसात बाद, तो बार बार उसको तो इस तरह की जो चीजें, जो भावना, जो आप कह रहे थे कि भावना सर्वोपरि है कि हम किस भावना से उसको ले जाएं कि जिसमें जन कल्याण भी हो और प्रदेश की विकास भी हो, दर भी बढ़े, विकास दर हमारी बढ़े, रोजगार बढ़े, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था हो। तो एक बड़ा अच्छा अवसर है। सुझाव जो लोग दे रहे हैं, बहुत लोग कई बार पदों पर नहीं रहते, एक आम आदमी बहुत बेहतर सुझाव दे सकता है। उन सुझावों को एक तरह से चिंतन मनन हो और उनमें से जो निष्कर्ष निकले, जैसे मंथन के बाद अमृत निकलता है, उस पर सरकार अमल करे। मुझे लगता है एक अच्छा अवसर है डॉक्टर मोहन सरकार के लिए कि वे एक ऐसा बजट प्रस्तुत करें जिससे प्रदेश उस रास्ते पर चले जिसकी अपेक्षा प्रदेशवासियों को है। बिल्कुल। दरअसल मोहन सरकार पर मनमोहनी बजट लाने की एक बड़ी चुनौती है, लेकिन खाली जेब आप कुछ कर नहीं सकते। बजट आपके पास जितना है उससे ज़्यादा आपके पास कर्ज हो रहा है। इस बार की हम बात करें कि जो पिछली बार बताया गया था कि 55,708 करोड़ रुपये तो उन्होंने घाटा जो था उसके रूप में दर्ज हुआ था, यानी बढ़कर वो आया था। और 3 लाख हमारे पास 3 लाख करोड़ से ऊपर का ये बजट था पिछली बार। ये हो सकता है कि अब 3.5 लाख हो जाए, 4 लाख करोड़ का बजट आ जाए, इसमें घाटा बढ़ेगा। और सबसे खास बात उमाकांत जी वो ये है कि सरकार ने जो कर्ज लिया है उसकी अदायगी और साथ में ब्याज की भी अदायगी, तो जो किस्तें सरकार को देनी है और जो ब्याज अदा करना वो एक बड़ी रकम होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के सरकार के पास दोहरी चुनौतियां हैं, जन कल्याण और कर्ज की अदायगी, वो भी ब्याज समेत। ऐसे में क्या जादूगरी हो सकती है, क्या गिमिक हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जगदीश देवड़ा जी पुराने वित्त मंत्री हैं, हो सकता है कि उनके पास कुछ नुस्खे हों। लेकिन जो देवदत्त जी कह रहे थे कि इस बार 5 साल सरकार के पास हैं, लोक लुभावन बजट भले ही नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये बजट 1 साल 2 साल बड़े कठोरता के लाने चाहिए ताकि आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाए। कई बार जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी वो कहते हैं कि टैक्सेशन, करारोपण ऐसा होना चाहिए जैसे फूल से भंवरे पराग ले लेते हैं और फूल सूखता भी नहीं है। अब इस कला में कितना ये माहिर है, इस वाले बजट से पता चल जाएगा। जगदीश देवड़ा जी जो चाणक्य की नीति थी उस हिसाब से काम कर पाते कि नहीं, ये बहुत सारी बातें जिस पर सबकी नज़र है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, एक बात बिल्कुल सही कही है देवदत्त जी ने कि ना तो अब कोई केंद्र का चुनाव सामने है और ना ही स्टेट का कोई चुनाव सामने है। तो ये सच है कि ये, मैं इसको एक मौके की तरफ देख रहा हूँ जी। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर जो बात अभी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बड़ा रूटीन बजट आएगा, बहुत सामान्य सा बजट रहने वाला है, जितने रिलैक्स वो दिख रहे थे अपनी बातचीत में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरड्राफ्ट है मध्य प्रदेश सरकार का और जो डेफिसिट हर साल बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को अपने आय के स्रोत तलाशने होंगे और वो आय के स्रोत तलाशने होंगे बजट के जरिए। आप मध्य प्रदेश की अगर तुलना बाकी स्टेट से करेंगे, देखिए हम बीमारू राज्य से बाहर आ गए, ये सच है। पिछले सालों में हमने कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब वो समय है जब प्रदेश को रफ्तार पकड़नी चाहिए। अब आप तुलना कीजिए उन जगहों से, आईटी का सेक्टर पकड़ लीजिए, आप तुलना कीजिए मध्य प्रदेश आज आईटी में कहां है। हम 20 बार बात करते हैं आईटी में एक हब हम तैयार करेंगे, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में ऐसा हब तैयार हो रहा है? आप बेंगलोर मिलाइए, हैदराबाद मिला लीजिए, पुणे मिलाइए, आप ऐसे कई शहर निकाल लेंगे जहां मध्य प्रदेश के सारे बच्चे आईटी सेक्टर में नौकरी करने के लिए यहां से पलायन कर रहे हैं। क्या हम ऐसा कुछ डेवलप कर पाए? आप हेल्थ के उसमें अगर झांकें तो क्या आप हेल्थ में कोई ऐसा सेटअप खड़ा कर पाए कि बाहर से आए कोई मतलब इलाज के लिए लोग और हमारी आय का स्रोत बढ़े? आप टूरिज्म को ले लीजिए, टूरिज्म में मध्य प्रदेश में जगह नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरह से डेवलप करने की कोशिश नहीं की। एयर कनेक्टिविटी देखिए आप, भोपाल इतना बड़ा शहर है, भोपाल से पुणे के लिए एयर कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे कई बड़े शहरों के लिए नहीं है। तो मध्य प्रदेश में गुंजाइश बहुत है, टूरिज्म में
गुंजाइश बहुत है। ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, मतलब मध्य प्रदेश रोड, सड़क, देखिए मैंने लिखा था, आप जब बात चर्च कर रहे, रिसर्च एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश को माना जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख काम एग्रीकल्चर के रूप में होता है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री तो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करने के लिए जाने भी जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने भी किए, लेकिन क्या कोई इंडस्ट्री का बड़ा सेटअप हम ला पाए मध्य प्रदेश में? बातें बहुत हुई, समिट बहुत हुए, लेकिन वो भी नहीं आ पाई। क्या हम अपने पेटेंट, किसी भी चीज को जो हमारे आय के स्रोत को बढ़ा सकें, क्या हम कर पाए? हम बिल्कुल नहीं कर पाए। एजुकेशन के हब को हम बना नहीं पाए। इंटरनल ट्रांसपोर्ट, आप इंटरनेट ट्रांसपोर्ट भी देखिए मध्य प्रदेश का, एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी बहुत लचर है मध्य प्रदेश में बाकी स्टेट्स की अपेक्षाकृत। तो मध्य प्रदेश के बजट को हमको विकास की दृष्टि में ले जाने के लिए जो आय के स्रोत हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें हम सोचेंगे तो शायद मध्य प्रदेश आने वाले समय में कुछ बेहतर करेगा, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। एक शेर में सुधार के लिए आपने मुझसे निवेदन किया था, तो मैं कर दूं, वो है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो देखिए, भोपाल के गौरव दुष्यंत जी का शेर है ये। देखिए, अब मोहन यादव की सरकार कितना तबीयत से पत्थर उछालती है, और वो आसमान में छेद करता है या लोगों के दिलों में छेद करता है, क्योंकि बिना पैसे तो काम चलेगा नहीं। और पैसे के लिए आपको कोई जादू, अगर आपको सोना बनाना आता है तो अलग बात है, अगर सोना बनाना नहीं आता है तो फिर टैक्स ही आपको लगाने पड़ेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, पीपीपी मोड पर आपको काम करने पड़ेंगे। हेल्थ की जहाँ तक बात हम कर रहे थे, तो बहुत वर्षों पहले 84-85 में जब गैस कांड हुआ था, उसकी वजह से मध्य प्रदेश में एक भोपाल BMHRC हॉस्पिटल खुला था, भोपाल हेल्थ, जिसको रिसर्च का भी बड़ा सेंटर माना गया था। तब वो सेंट्रल इंडिया का बड़ा अस्पताल था, उसमें इलाज के लिए मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी आया करते थे, और गैस कांड के मरीजों का वहाँ फ्री इलाज होता था, और बाहर के जो मरीज आते थे उनका इलाज कुछ शुल्क लेकर होता था, और उसमें इंसेंटिव मिलता था जो डॉक्टर्स थे उनके लिए भी। तो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर थे, हार्ट के, किडनी के, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी था उसका। हाँ, वो सेंट्रली एसी पहला देश माने सरकारी कोई हॉस्पिटल था जो पूरा सेंट्रली एसी हो, और एक्सपर्ट्स की वहाँ बहुत लंबी टीम थी, बड़ी टीम थी। तो ऐसा कोई हेल्थ के मामले में अगर सरकार कोई अस्पताल बनाए, या एजुकेशन के मामले में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए, या रिसर्च, शिक्षा के क्षेत्र में, संदीप जी, रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। अपने यहाँ सबसे कम पैसा रिसर्च पर खर्च होता है, एजुकेशन पर। हमारी सरकार से इस चर्चा के जरिए ये आग्रह रहेगा कि वो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी का जो एजुकेशन है उस पर फोकस करे, और वहाँ अच्छे टीचर लेकर आए, अच्छे मास्टर हो, अच्छे लेक्चर हो, क्योंकि अगर प्राइमरी का बच्चा ठीक से पढ़ाई करेगा तो फिर वो उच्च शिक्षा में झंडे गाड़ेगा। अगर उसको 2 के पहाड़े बचपन से याद नहीं होंगे तो फिर वो मैथमेटिक्स के फार्मूले को सॉल्व नहीं कर सकता। इस बजट में ये फोकस भी हो कि प्राइमरी और जो उच्च शिक्षा के पहले हायर सेकेंडरी या 12th तक, वहाँ सरकार पूरे बजट के प्राण झोंक दे, ताकि नई जो जनरेशन है वो इसमें मजबूत हो। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि प्राथमिक शिक्षा अगर बेहतर होगी तो आपकी नींव तैयार होगी जी। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में हालत है ये हम और आप जानते हैं। बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है, बगैर शिक्षक के स्कूल चल रहे हैं। बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल हैं जहां एक शिक्षक है। तो सवाल यह है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे सुधार होगा। और एक चीज और राघवेंद्र जी आपसे मैं कहूंगा कि एक तो शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य लिया जाता है, और मध्य प्रदेश में ये आलम है कि अगर आप शिक्षा विभाग की कार्यशैली को देखें तो वहां ऐप पे जोर दिया जा रहा है, वहां पे कागजी खाना पूर्ति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि शिक्षा जगत की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, उन्हें नहीं पता कि प्राइमरी स्कूल की क्या हालत है। वो तो सिर्फ ऐप बना देते हैं, ऑर्डर जारी कर देते हैं, शिक्षकों को निर्देश दे देते हैं कि वो सर्वे करने जाएं, वो ऐप को फिल करें, उसमें जो जानकारी मांग। तो आप ये बताइए, उन 6 घंटों में अगर एक शिक्षक बच्चे को पढ़ाएगा नहीं, अपनी जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं शासन की ओर से या विभाग की ओर से, उसको फिल करने में जब उसका समय निकल जाता है तो पढ़ाई सुधरेगी कैसे। मेरा ये मानना है कि सरकार को सबसे पहले शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य से अलग करना चाहिए, और जो तकनीक का उपयोग जी सरकार आवश्यकता से ज्यादा कर रही है उस पर प्राथमिक शिक्षा में मेरा ये मानना है कि शिक्षकों को तकनीक से आप जोड़िए, लेकिन अपने काम के लिए वो तकनीक का सहारा ले रहे हैं। क्या फिल करिए, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आए, किसकी
स्कॉलरशिप मिली नहीं मिली, साइकिल मिली, तो शिक्षक का बहुत सा समय जो क्लेरिकल वर्क है उसमें निकल जाता है। मुझे लगता है कि इस सरकार को शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्त करें। बिल्कुल, कह सकते हैं कि शिक्षक को बाबू ना बनाए, उसको पढ़ाने का काम भी करने दे, ना तो बाबू बनाए और ना उसको रसोइया बनाए, क्योंकि या तो वो कागज़ की खानापूर्ति में लगता है या फिर वो मध्याह्न भोज में जुट जाता है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ये कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो सरकारी नौकरी में, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 60+ जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए स्वास्थ्य यानी इलाज एक बहुत बड़ी समस्या है। इलाज इतना महंगा कि अगर आपको बुखार आता है और अस्पताल जाते तो 1 लाख से कम का बिल नहीं बनता है सिर्फ बुखार को उतारने के लिए। तो राज्य सरकार को इस बजट में जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनके इलाज के मामले में बीमे की ज़रूरत भी है, और सरकार उस बीमे की राशि खुद जमा करे, या जो भी, एक तो केंद्र की स्कीम बहुत सारी, आयुष्मान योजना सब कुछ है। इसके बाद भी कई बार ये होता है कि अस्पताल वाले आयुष्मान में जितना भी बजट होता है उसको पहले इलाज में ख़त्म कर देते हैं कि भाई 2 लाख का है, 1.5 लाख का बचा है, और इलाज के लिए वो पहुंचा, उतने पैसे खर्च किए, अगली बार वो खाली। तो कम से कम सरकार जो सीनियर सिटीजन है उनकी चिंता करे, और साथ में एजुकेशन पर हमारा फोकस है। देवदत्त जी, आपकी बहुत छोटी सी राय। बिल्कुल, ये जो अवसर है अभी इसी का लाभ उठाते सरकार टूरिज्म पर फोकस करे, उससे आय बढ़ाए, और शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि इन पर फोकस बनाए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा अवसर है। जिस तरह का माहौल है, लोग सोशल मीडिया में जो देखते हैं, घूमने की फोटो शेयर होती हैं, फिर वो अपने परिवार का प्लान बनाते हैं, और जो सरकार होम स्टे का कॉन्सेप्ट लाई है अभी प्रदेश में, उसको बहुत अच्छे सुचारू रूप से करे तो एक जो गाँव में होम स्टे के लिए अपना रूम तैयार करता है उसको भी आय होती है, और जो लोकल का ही वाहन जो घूमने के लिए लगा तो इससे रोजगार भी बनेगा। तो अभी कुल मिला के यही बात है कि बहुत अच्छा अवसर है कि इस टूरिज्म को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। बहुत मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं टूरिज्म की, एक से एक स्पॉट है, पहाड़ है, सब कुछ है, मैदान है, तो उसका उपयोग करें और शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस करें, तो मुझे लगता है एक ऐसा आधार तैयार हो जाएगा, तो फिर चुनाव के समय लोक लुभावन बजट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी से एक ऐसा बजट तैयार होता जाएगा जिसको सब स्वीकार करेंगे, जो सबके फायदे का होगा। बिल्कुल उमाकांत जी, दरअसल सरकार के पास 5 साल हैं। अगर वो 1 साल में किसी एक विषय पर बजट को फोकस करेगी, 1 साल वो एजुकेशन पर फोकस करे, 1 साल हेल्थ पर करे, 1 साल सड़क पर कर ले, और 1 साल वो कृषि पर करे, तो हमें लगता है कि 5 साल के 5 उपलब्धियां उनके खाते में जमा हो जाएगी। अभी होता ये कि 1 रुपया वो सब जगह बढ़ जाता है और कहीं भी किसी को लाभ नहीं मिलता है। तो कम से कम सरकार इस 5 साल के पहले कार्यकाल में, पहले साल में फोकस बजट निकाले, और उस फोकस बजट में कहे कि इस बार हमारा शिक्षा पर जोर है, और हम सारे प्राइमरी जो स्कूल है, हमारे जो मिडिल स्कूल है, उनको बेहतर बनाएंगे। शिक्षकों से न बाबूगिरी कराएंगे, ना उनको रसोइया बनाएंगे, उनका काम पढ़ाने का, वो सिर्फ पढ़ाएं, क्योंकि अब चुनाव भी नहीं है कि वो बेचारे मास्टर जाके चुनाव के काम को करें। तो मुझे लगता है कि इस बार सुविधाएं उनके पास बहुत सारी। समय को लेकर आपकी टिप्पणी। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, एजुकेशन तो नींव है। अगर मध्य प्रदेश को एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा सकता है तो फिर क्या कहना है, ये तो होना ही चाहिए। देखिए, मैं आपको फिर एक बार ये कहना चाहता हूं कि ऐसा काम बजट में, ऐसे प्रावधान हमको डेवलप करने होंगे, राज्य सरकार को ऐसे करने होंगे जो राज्य सरकार की आय में भी इजाफा करे और बहुत ज्यादा खर्चीला भी ना हो। एजुकेशन से ऐसा हो सकता है, एजुकेशन को करना चाहिए। इंडस्ट्रीज का सेटअप मध्य प्रदेश की, अगर इंडस्ट्रीज की अगर बात होती है तो राघवेंद्र जी आप देखिए, हम कहाँ बैठते हैं, कोई बड़ा सेटअप हम पिछले सालों में लगा नहीं पाए जिसके लिए हमको जाना जाए। हेल्थ की आप बात कर रहे थे, हेल्थ में हमारी बड़ी लचर वो है। टूरिज्म में तो मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। टूरिज्म में मध्य प्रदेश आने वाले लोग, एक टेम्परेचर की बात अगर आप हटा दें तो देखने के लिए स्पॉट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भर डेवलप करने की जरूरत है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने भर से बहुत से स्टेट्स के लोग यहाँ आ सकते हैं और ये एक आय का स्रोत बन सकता है। तो इस तरफ भी इनको ध्यान देना चाहिए। बजट में इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए राघवेंद्र जी कि किस तरह यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके, तो उसके तरफ भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। और मुझे लगता है इंडस्ट्रीज के सेक्टर में अगर हम बजट में कुछ ऐसे वादे करें या ऐसी व्यवस्थाएं कर दें तो इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होना शुरू होंगी तो मध्य प्रदेश में रोजगार। इंडस्ट्री की चूंकि हम बात कर रहे हैं, एक और है फिल्म इंडस्ट्री जी, मध्य प्रदेश इस पर भी बहुत काम कर सकता है। कई बार चर्चा हुई राघवेंद्र जी, यहाँ पर अगर फिल्मों की शूटिंग के मामले में सरकार बहुत सुविधाएं देती है। शुरू में उसको भले ही आय ना होगी, लेकिन
यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश के जो स्पॉट की हम बात कर रहे हैं वो पिक्चरों के जरिए, फिल्मों के जरिए देश के लोग उसको जानेंगे और वो फिर यहाँ आने के लिए लालायत भी होंगे कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी तो जाने मानी जगह है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अननोन, हम छिंदवाड़ा के पास तामिया एक जगह है जो टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बन सकती है। छोटी जगह लेकिन वहाँ लोग जा सकते हैं। महेश्वर है, मांडू है जी, बहुत सी जगह है राघवेंद्र जी। बिल्कुल। तो वन्य क्षेत्र के मामले में हमारे यहाँ एक तरह से वन्य अभ्यारण्य भी है। तो ये सब चीज़ें, अब तो चीते भी आ गए हैं, तो चीतों का भी एक तरह से टूरिज्म हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें जो जगदीश देवड़ा जी के दिमाग में जरूर होगी, मोहन यादव जी उनको दिशा देंगे और हम सबकी चर्चा में अगर कोई एक चीज़ भी उनके बजट में शामिल हो जाए तो हमारी चर्चा भी सार्थक हो जाएगी। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, देवदत्त जी आपका धन्यवाद और उमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।